था 5:30-6 बजे के आसपास, और नेहरू विहार से 3 फ्रेंड हम लोग पद यात्रा करते हुए विजयनगर आते थे। 2 किलोमीटर से पूरा ही किसने किया? किसी ने किया? स्टार्ट कर देता हूँ, साइलेंट कर देता हूँ। नहीं, साइलेंट कर दिया हमने। हाँ, चलिए, तो आज फिर से हम लोग एक नए टॉपिक में आ जाते हैं। टॉपिक हमने बताया था क्या? क्या पूछ रहे हैं? रिफॉर्मेशन एंड रेनेसां दोनों अलग-अलग चीजें हैं, फिर एक ही चीज है? दोनों डिफरेंट चीजें हैं। रिफॉर्मेशन, रेनेसां मीन्स रिवाइवल होना, रिवाइव करना, पुनर्स्थापित होना, जबकि रिइंफॉर्मेशन का मतलब है एक उत्कर्ष, अपराइजिंग। रिफॉर्मेशन का मतलब एक जो बनी हुई नींव है उसके ऊपर एक संरचना की स्थापना होना। जैसे नेशनल मूवमेंट के संदर्भ में रिफॉर्मेशन कहते हैं, यूनिफिकेशन के सेंस में। सर अगर रेनेसां और रिफॉर्मेशन को एक साथ कनेक्ट करना हो तो अगला स्टेप होगा, तो इनलाइटमेंट का। अगर मैं कहूं तो स्टेप्स तो यही है, रेनेसां, इनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इन दोनों को एक साथ भी रखा जा सकता है। और इसी के बाद स्टार्ट होगा क्या? राइज ऑफ नेशनलिज्म ओवरऑल, कहीं भी, भारत में भी। तो टॉपिक हमारा है प्रबोधन। बच्चे, क्लास से बाहर भगा दूंगा, ठीक है? क्लास से बाहर भगा दूंगा, वार्निंग है आपके लिए ये। सर सेटिंग कर दीजिए, अननोन नंबर का जो होता है ना उसे ब्लॉक। स्पैम बना दूंगा सीधे। आप स्पैम हो गए। तो हमारा टॉपिक क्या है? प्रबोधन। इसका बेस क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर? बताओ जल्दी, क्या आधार है इनलाइटनमेंट का? रेनेसां अभी तो पढ़ा है आपने। In one nutshell, what is the meaning of enlightenment?
एक शब्द में पुनर्जागरण प्रबोधन का क्या तात्पर्य है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास। सच एज when humankind approach the scientific approach in their life, जब उनके जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश हो जाए, यानी अब वो धर्म से बाहर निकल गए, दकियानुसी विचार से बाहर आ गए, है ना? तो एक शब्द में आप इनलाइटनमेंट को रिलीजन से अलग देख सकते हो, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच। क्या है? साइंटिफिक अप्रोच। पिछले क्लास में जो जो चीजें पढ़ा था उसको रिकॉल कर लो, अपने आप आपको दिखेगा कि प्रबोधन हो गया था जब लोग सोचना स्टार्ट किया। किसके आधार पे? विज्ञान के आधार पे। स्टेटमेंट याद है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो अबाउट एनीथिंग एंड देयर आफ्टर बिलीव दैट थिंग। किसी भी चीज पर विश्वास करने से पहले हमें उसके बारे में जानना चाहिए। वही जो साइंटिफिक अप्रोच होता है कि लैब में पहले उसे टेस्ट कर लेना चाहिए, जो तर्क पे आधारित हो, मींस विच वन बेस्ड ऑन लॉजिक। बिना तर्क शक्ति के आधार पर किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। फिर कहेंगे कि प्रबोधन का नेचर क्या है, तो डिस्कवरीज, इनोवेशंस, इन्हीं सब चीजों को हम लोग लिखने वाले हैं। इसमें क्या लिखेंगे? नेचर, स्वरूप कैसा है इसका, फिर बात करेंगे इसमें इंपैक्ट, प्रभाव। यहां पे कई बार एलिमेंट भी लिख देते हैं लोग, तत्व। एक ही चीज है नेचर, स्वरूप या एलिमेंट। तो ये तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, आधार क्या है इसका। आज हमारा टॉपिक है, अब लिखेंगे नेचर ऑफ इनलाइटनमेंट। नेचर ऑफ इनलाइटनमेंट। प्रबोधन का स्वरूप क्या है? अच्छा, टाइमलाइन तो पिछले क्लास में मैंने बता दिया था। इनलाइटनमेंट का टाइमलाइन क्या है बताइए फिर। उसका क्या था? रेनेशा का 14 यस, इसका टाइमलाइन आपको याद है, तो स्वाभाविक रूप से इसके जस्ट बाद इनलाइटनमेंट का होगा। फ्रॉम 17th to 18th सेंचुरी एडी, 17वीं से 18वीं शताब्दी। ये कालक्रम है किसका? इनलाइटनमेंट का, प्रबोधन का कालक्रम है। तो अप्रोक्सीमेटली 3 सेंचुरी मीन्स 14th to 17th बेस है, इसी बेस पर इनलाइटनमेंट हुआ। तो अब देखते हैं कि नेचर क्या है। आप लोग बताइए क्या इसका स्वरूप हो सकता है। अभी मैंने 2-3 एग्जांपल दिया था, अगर हमें लिखना हो एग्जाम में तो क्या लिखोगे? और उसको एलोबरेट करो। और बताओ, ठीक है, और बताओ। चलिए लिखते हैं, ज्ञान को विज्ञान के साथ जोड़ना। नॉलेज एसोसिएटेड विद साइंस, knowledge associated with science. Whatever we know, we should connected with science. जो भी हम जानते हैं
उसको विज्ञान के साथ कनेक्ट कर दें। जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स, सोशियोलॉजिस्ट, दे थिंक every kind of concept will be evaluated in the laboratory of society। समाज के प्रयोगशाला में किसी भी प्रकार के विचार को जांचा या परखा जा सकता है। यह नहीं कि केवल केमिकल एलिमेंट्स को ही लैब में ले जाके आप टेस्ट कर सकते हो। कोई भी विचार, इवन अगर हम क्लासिकल थिंग्स की बात करें तो किसी कोड को भी सोसाइटी में ले जाकर इवैल्यूएट किया जा सकता है। लाइक वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज। लाइक आपका जो पेपर 4 है, एथिक्स एंड इंटेग्रिटी, उसमें ज्यादातर मुद्दा क्या है? ज्यादातर मुद्दा किस पे आधारित है? हमारे मोरल वैल्यूज से, नैतिकता से। सत्यनिष्ठा, उसमें शब्द ही है उसका हिंदी में, सत्य निष्ठा। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ इंटेग्रिटी, एथिक्स एंड इंटेग्रिटी? क्या है इसका? तो आप कहेंगे ट्रुथ। ट्रुथ क्या है? तो फिर कल वाले डायलॉग पे आ जाता हूं, सत्यम शिवम सुंदरम। अब ये सत्यम शिवम सुंदरम अपने आप में कोड है। कोड क्या है? मींस कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सोसाइटी। मींस कोई भी कोड क्या होता है? जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इंट्रोड्यूस अ कोड ऑफ जेंटू लॉ। A code of Gentoo law, Gentoo, Gentoo. Gentoo term refer to Hindu, a code of Hindu law. So वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो संहिता बनाया था 1789 में, कब? 1789 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा के लिए। किसके लिए? फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा। तो उसमें उसने कहां से कोड ले लिया? मनुस्मृति से। बाद में कहां से ऐड किया? शरीयत से। शायद आपने नहीं पढ़ा है। जब 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, देन उसके लिए कोड बनाया वॉरेन हेस्टिंग्स ने, जिसका नाम रखा था अ कोड ऑफ जेंटू लॉ। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि कैसे किसी कोड को समाज में जो व्याप्त है उसको प्रयोग करके प्रयोगशाला में लाया जा सकता है और उसको मानव हित में इस्तेमाल किया जा सकता है। मींस यूटिलाइज द एनी काइंड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इन सोशल लेबोरेटरीज। अब कहेंगे लेबोरेटरीज तो केवल रासायनिक लेबोरेटरीज होते हैं जहां पे आप कई तरह के केमिकल्स को मिलाकर कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हो, लाइक H2O। आप तो यही कहेंगे। लैब का मतलब केवल साइंटिफिक लैब नहीं होते, सोशल लैब भी होता है। समाज में भी चीजों को इवैल्यूएट किया जाता है, उसके ऊपर जजमेंट किए जाते हैं। जब आप पेपर 4 पढ़ोगे ना तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि कई क्लासेस होंगे उसके ऊपर, 25-30 क्लासेस होंगे, फिर आप अच्छे से समझना। फिलहाल हमने आपको एज यूजुअली बता दिया कि क्या हो सकता है। तो ज्ञान को विज्ञान से ऐसे ही जोड़ा जा सकता है। अब मैंने कहा मनुस्मृति को जब वॉरेन हेस्टिंग्स सुप्रीम कोर्ट के लिए कानून के रूप में, लॉ के रूप में संकलित कर सकता है, तो बाकी चीज को क्यों नहीं किया जा सकता? ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, बट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम जो भी चीजें जानते हैं उसको
पहले विज्ञान के साथ एसोसिएट करना, अगर सही लगे तो एक्सेप्ट करना, नहीं तो डिनाई कर देना, रिजेक्ट कर देना। फिर वहीं पे एग्जाम्पल चला जाएगा कि बाइबल क्या कहता था, लोग क्या मान रहे थे, अब क्या मानेंगे। तो रेनेशा ने वो सब विचार को डिनाई कर दिया और अब हम क्या देख रहे हैं कि अब हम केवल साइंटिफिक अप्रोच के साथ चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, दूसरा पॉइंट लिखिए, फोकस ऑन एक्सपेरिमेंट एंड यूजेज। प्रयोग एवं परीक्षण पर बल, प्रयोग एवं परीक्षण पर बल, फोकस ऑन एक्सपेरिमेंट एंड यूजेज। दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। देखो पहला और दूसरा पॉइंट, पहला था जो भी आप जानते हैं उसको साइंस के साथ एसोसिएट करो, अब जो भी एसोसिएट किया उसको आप एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ले जा रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट सोशल थिंग्स पे भी हो सकता है, केवल फिजिकल या मटेरियल वर्ल्ड पे ही एक्सपेरिमेंट हो सकता है ऐसा नहीं है। रिलेशन में भी तो एक्सपेरिमेंट होता है, नहीं होते हैं? कैसी बात कर रहा है? तुम्हारे आंख क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे, ऐसे कैसे? रिलेशन में कौन सा एक्सपेरिमेंट हो सकता है? खूब एक्सपेरिमेंट होते हैं। आप उसी एज में हैं, एक्सपेरिमेंट करने के एज में। इसका भी नेचर कहीं ना कहीं मानवतावाद है, ह्यूमनिज्म। लिखिए, विज्ञान, उस विज्ञान का क्या फायदा जो हमारे मानवता को लाभ ना पहुंचा सके? तो मानवतावाद भी इसका नेचर होगा। इसमें मैं एक स्कॉलर का नाम आपको कनेक्ट करना चाहता हूं पिछले क्लास से, न्यूटन। न्यूटन्स लॉ की बात आज नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं जिसने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट, प्रकाश के मौलिक विचार जब उसने दिया कि लाइट क्या है, तो हमारे लिए कई अवधारणा जो पहले से थे वो ब्रेक हो गए। लाइक हम क्या मानते थे? सन इज अ गॉड और ही प्रोवाइडेड अस बंचेज ऑफ लाइट। वो हमें प्रकाश का गुच्छा प्रदान करते हैं अपने कृपा से। जैसे हिंदू माइथोलॉजी में क्या था? हनुमान जी निकल गए सूर्य को, अंधेरा हो गया, वो भी एक भगवान, ये भी एक भगवान। हम क्या मान रहे हैं? प्रकाश कौन दे रहा है हमें? सूर्य देवता। न्यूटन्स ने कहा नहीं, वहां पे तो हाइड्रोजन और हीलियम का सारा कमाल है। क्या होता है सूर्य में? संलयन, यस, न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन, मीन्स संलयन होता है, दो हीलियम आपस में मिलते हैं और फिर ऊर्जा निकलता है ताप के रूप में, फिर वहां से प्रकाश आता है हमारे पास। प्रकाश तो हमेशा है 24 घंटे। हम मानते थे ना पहले कि दिन है तो इसका मतलब भगवान खुश है हमारे ऊपर, रात हो गया तो नाराज हो गए। बचपन में हमें यही सिखाया जाता था कहानी बचपन में कि देखो भगवान अब चले गए घर अपने, तुम भी अपने घर चले आओ। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लाइट्स के बारे में जब बताया न्यूटन ने तो बहुत सारी। अच्छा, आपको कोई कहता कि प्रकाश को आने के लिए भी मीडियम की आवश्यकता है, तो आप मानते? नहीं मानते। आप जानते हैं कि लाइट एक मीडियम के माध्यम से हमारे पास आया। उसके रेज के बारे में आप पढ़ेंगे साइंस में, कौन कौन से रेज होते हैं, सुना होगा आपने? कौन कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट तो आपने सुना होगा अल्ट्रावायलेट रेज, जो हमारे ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने के बाद हमारे पास आया है डायरेक्ट हमें नुकसान पहुंचाने। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपने ओजोन लेयर को क्या कर दिया, और फिर आप नुकसान झेल रहे हैं, स्किन कैंसर वगैरह, स्किन डिजीज हो रहे हैं आपको। क्यों? क्योंकि सूर्य की कुछ किरणें, परावैंगनी किरणें अब आपके
साथ सीधे संपर्क में। ये सब आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, मैं कनेक्ट कर रहा हूं केवल। इसी समय तो एक स्कॉलर आया जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर किया, और उसने जो आज आपके लाइफ का सबसे अहम बिंदु है। बिना लाइट का कुछ कल्पना कर सकते हो क्या आज आप? खाना पीना, मोबाइल, सब कुछ, ट्रांसपोर्टेशन तक में इलेक्ट्रिसिटी आ गया, नहीं? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को आप जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा, साइंस वाले सर पढ़ाएंगे आपको। एक टर्म और कॉन्सेप्ट में आया, नेचुरलिज्म, देववाद। मैं यहां पे लिखता हूं फिर समझाता हूं। देववाद क्या है जी? हाँ, इसको प्रकृतिवाद कहिए। सर वो दैवीय सिद्धांत होता है, डिवाइन बोले जो राजा उसका प्रतिनिधि होता है। वो डिवाइन थ्योरी की बात कर रहे हैं आप। यहां पर हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ नेचर, प्राकृतिक शक्तियों की बात कर रहे हैं। अब जब आप नेचुरल थिंग्स की बात करते हैं, उसमें मटेरियल वर्ल्ड भी आ जाता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी आ जाता है। जैसे ज्यादातर लोग क्या मानते थे पहले, प्रकृति अपने आप में एक क्या है, गॉड है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। आज भी साइंस मानता है इस बात को कि जितने भी हमारे पास एनर्जी है वो सब नेचर से ही आया। प्रकृति की पूजा करना इसके अंतर्गत एक टर्म हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं जिसमें आप अपने रिचुअल्स की बात कर रहे हैं। रिचुअल्स मीन्स रीति रिवाज, आज भी होता है। अभी अभी भारत के एक बड़े से प्रदेश में, अब तो पूरे भारत में, पूरे विश्व में, न्यूयॉर्क तक होता है, प्रकृति पूजा हुआ, छठ, है ना? ये क्या है? नेचर वर्शिप। तो नेचर के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। इस चीज को बड़े साइंटिस्ट भी मानते हैं कि पता नहीं ईश्वर है या नहीं, लेकिन नेचर अपने आप में एक ईश्वर है, अलमाइटी है, क्योंकि यही तो सब कुछ हमें प्रोवाइड कराती है। सच में आप कभी सोचिएगा कि धरती से, हमारे अर्थ से कैसे कुछ प्रोडक्शन हो सकता है। फसल बोते हैं आप, बीज आपको खाने को मिल जाता है। आखिर ऐसा क्या पावर है उसमें? थिंक अबाउट, क्या है? ये तो बहुत शैतान होता जा रहा है ये। मीन्स हम बात कर रहे हैं अलमाइटीज का। नेचर क्या है? अ काइंड ऑफ अलमाइटी, परम सत्ता। हिंदू माइथोलॉजी में एक शब्द यूज किया गया है, परम सत्ता, यानी सुप्रीम ऑथोरिटी, अलमाइटी। इस्लाम में कहा अल्लाह, क्रिश्चियनिटी में कहा गॉड, हमने कहा ईश्वर, भगवान, प्रभु। अरे ठीक है, कुल मिला के सब वहीं जाके सिमट रहे हैं। हाँ, इस समय हम लोग थोड़े से अपने रिचुअल्स को डिनाई करेंगे, लाइक बलि प्रथा को डिनाई करेंगे, ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस, कर्मकांड को डिनाई कर रहे हैं। एक और लिखिए, या हम ऐसे कह सकते हैं, इसी के अंदर कुछ पॉइंट्स और है। प्रकृति पर बल, फोकस ऑन नेचर। हाँ, इसी में जैसे हमारे कुछ स्कॉलर्स हैं, नाम सुना होगा आपने, रूसो। रूस सुना है या रूसो सुना है? क्या सुना है? सेपरेशन की थ्योरी की थी। यही तो नेचुरलिस्टिक स्कॉलर हैं। इन्होंने एक स्लोगन दिया था, बैक टू द नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। क्या नाम दिया था? प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू द नेचर। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत मीन्स कह सकते हो कि इतनी बड़ी संकल्पना है, प्रकृति की ओर लौटो।
उनका मानना है कि नेचर सब कुछ अपने आप डिसाइड करके रखा हुआ है, किसके हिस्से में क्या है, कितना है। बहुत ज्यादा लॉज मीन्स कानून को ये नहीं स्वीकार करने की बात करते, ये सॉफ्ट नेचर की बात करते हैं। चीजें कैसा होना चाहिए, आसान, मानव के विकास के लिए। ये कहते हैं कि आपने क्या किया, कानूनों का एक गुच्छा बना लिया और इससे जनता क्या हो रहा है, सप्रेस कर रहा है। आप कदम कदम पे बैरियर्स क्रिएट कर दिए हो जनता के लिए। वीरवार के दिन आप साउथ डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, नहीं तो अशुभ होगा, है ना। अमावस्या में कोई नया काम नहीं कर सकते, अशुभ होगा। ये सब क्या है, दकियानुसी विचार है। नेचर सब दिन हर समय को एक जैसा स्वीकार करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन इक्वालिटी एंड फ्रीडम और लिबर्टी। नो नो नो, नेक्स्ट फोकस ऑन, अगला किस चीज की बात हो रही है, इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब समता से है। कुछ लोग समानता भी कह देते हैं, बट समता टर्म ज्यादा अप्रोप्रिएट है। फोकस ऑन इक्वालिटी मीन्स एवरी क्रिएचर आर इक्वल। नहीं, सभी जो इस प्रकृति में रहने वाले लोग हैं वो सब समान हैं। आप किसी को कीड़े मकोड़े कह देते हो, बॉलीवुड वाले कह देते हैं कुत्ते की मौत मारूंगा ये सब गलत है। वो भी एक क्रिएचर है भगवान का, वो भी एक क्रिएचर है, कहते हो ना कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा धर्मेंद्र के जमाने में मूवी में एक डायलॉग होता था तो ऐसा नहीं कह सकते आप। सभी इक्वल है। आप तो मानव को भी इक्वल नहीं मानते। काले गोरे का भेद है, छोटे नाटे का भेद है हमारे यहां, फिजिकल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो रिकॉर्डिंग क्लास में क्या कहूं, आप लोग इतना भेदभाव करते हो सोसाइटी में, बता भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं ठीक है, तो नेचर में सब कुछ क्या है, इक्वल है। मानव को कम से कम इक्वल तो मानो। आपके आर्टिकल 15 में क्या लिखा हुआ है, स्टेट कैन नॉट बी मेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ RRR CDSP, रिलीजन, रेस, रेजिडेंस, कास्ट, डिसेंट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। कम से कम इसके आधार पे तो आप भेदभाव मत कीजिए किसी के साथ, है ना तो कहने का मतलब है कि इक्वलिटी का भाव आया किस समय, प्रबोधन के समय। कितनी बड़ी बात है, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, जबकि आ गया कब, प्रबोधन में। और इसी में हमने एक और टर्म यूज किया, समानता एवं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को आप क्या बोलते हैं, फ्रीडम और लिबर्टी। क्या लिखोगे, यस, फ्रीडम नहीं लिखना है, लिबर्टी लिखना है। लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स, द टर्म लिबर्टी ओरिजिन फ्रॉम लैटिन टर्म लाइवर मीन्स स्प्रिंग से निकला है, कि जैसे स्प्रिंग को आप नेचुरल कंडीशन में छोड़ दें तो वो फ्री रहेगा, आप क्या करते हो, उसको दबा के नीचे ले जाते हो। तो इंसान को आप अभी दबा के रखे हो स्प्रिंग की तरह। आप छोड़ के देखो इंसान को, लिबर्टी में वो कितना ज्यादा विकसित होगा, कितना डेवलप कर पाएगा अपना। तो लीवर या लाइवर से बना, लाइवर ही बोलते हैं, जिसका मतलब है आजाद करना। और
ये दोनों शब्द आपके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है? आप तो यही चाहते हैं, खासकर जो युवा है 18 से 22-25 साल तक का, उसको सबसे ज्यादा यही चाहिए होता है, लिबर्टी। इक्वालिटी भी चाहिए। ना आपको लिबर्टी चाहिए सबसे ज्यादा। इक्वलिटी मान लिए तो आप मैच्योर हो गए, तब आप 25 से ऊपर हो गए। 25 साल से ऊपर के होंगे तब आप इसको स्वीकार करेंगे। फिलहाल आपको ये चाहिए, क्योंकि आप चाहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में। हाँ, रिलायंस नहीं होगा ना। एट द एज ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था में युवा का जो मोटिव है वो ये है कि हमें अगर लिबर्टी मिल जाए तो दुनिया को मैं मुट्ठी में कर सकता हूं। तो लिबर्टी लिखेंगे इसके लिए आप। सबसे पहले ये तीनों टर्म, एक टर्म इसमें और मैंने पिछले क्लास में बताया था, कौन सा था? फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। ये तीनों शब्द मानव के लिए की वर्ड्स हो गए उनके लाइफ में। आज हर देश में इस तीनों शब्द को एक्सेप्ट किया गया, बट ये सबसे पहले तीनों टर्म कहां यूज किए गए? यस, 1789 ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति में 1789 में इसका इस्तेमाल किया गया। बहुत काम का चीज है। और आपके भारत में तो ये सारे शब्द एक साथ कभी नहीं आए संविधान बनने से पहले, हमने कभी डिमांड ही नहीं किया। हाँ, इंडिविजुअली, जैसे राजा राममोहन रॉय ने समानता की बात की थी, बंधुत्व की भी बात किया उन्होंने, और भी कई सारे स्टेप्स हैं। ये रहे इसके नेचर। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे प्रबोधन युग के प्रमुख विचारक। इन इंग्लिश, मेन और हाँ ठीक है, मेन स्कॉलर और थिंकर्स, मेजर थिंकर्स भी लिख सकते हो, ऑफ इनलाइटेनमेंट एरा। इनलाइटेनमेंट एरा, प्रबोधन युग के प्रमुख विचारक। कम से कम इसमें 4-5 लोगों को आप जानिए। आप कभी भी कहीं भी बोलेंगे, कुछ लिखेंगे तो वजन आएगा आपके शब्दों में, आपके लेखनी में। आप ऐसे राइटिंग लिखो, आप इंटरव्यू में बोलो, तो इनका नाम लेके देखो कितना नंबर मिलता है आपको। तो हमें कम से कम 4 या 5 लोगों का नाम इसमें डाल लेना है। कौन कौन से स्कॉलर हैं? जॉन लॉक, सबसे पहले स्कॉलर को लिखे। लॉक का स्पेलिंग लिखेंगे LOCKE, जॉन लॉक। जॉन तो वही है, जॉनी जॉनी यस पापा। जॉन लॉक। टाइमलाइन लिखेंगे इनका, फ्रॉम 1632 टू 1704, 1632 से लेकर 1704 तक जॉन लॉक का टाइमलाइन है ये। पैदा हुए 1632 में, मर गए 1704 में। कहां के हैं? ब्रिटिश स्कॉलर, अंग्रेजी विद्वान है, अंग्रेज विद्वान है, अंग्रेज विचारक हैं, ऐसे लिख लीजिए। जॉन लॉक लिखे। जॉन लॉक रिगार्डेड एज फादर ऑफ, नो, फादर ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद के जनक हैं। किसके जनक है? उदारवाद, लिबरलिज्म। आप जो कह रहे हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो, तो रूसो का था, पीछे जाकर लिख लो, लिखने का मन है तो। रूसो ने एक बुक लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लिख लो। हिंदी में उसको सामाजिक समझौता कहते हैं या सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थीम यह था कि सोसाइटी सब कुछ मिलकर खुद ही डिसाइड कर लेगी। इसके लिए किसी बहुत पावरफुल सरकार की आवश्यकता नहीं है, मोदी जी की आवश्यकता नहीं हमें, है ना। यस सर। आपस में हम मिले, रेफरेंडम करें और शासन करें अपने ऊपर खुद ही। कमोबेश समाजवाद भी इसी चीज को मानता है।
ये मजबूत शासन, कानून, न्याय प्रणाली को एक्सेप्ट नहीं करते। दे डिनाई द स्ट्रॉन्ग जस्टिस सिस्टम, लॉज एंड गवर्नमेंट। क्योंकि नेचुरलिस्ट का मतलब यह है कि प्रकृति के साथ जीना चाहते हैं। इंडिविजुअलिज्म को, व्यक्तिवाद को ये डिनाई करते हैं। ये चाहते हैं कि सामाजिक रूप से चीजें आगे बढ़े, सामाजिक समझौता के नाम से, इसलिए इन्होंने किताब लिखा था। खैर, वापस आ जाओ किनके पास? जॉन लॉक के पास। तो जॉन लॉक को आपने क्या स्टेटस दिया? उदारवाद के जनक, फादर ऑफ लिबरलिज्म। मॉडर्न एरा के अंदर अगर टॉप 5 टेक्निकल टर्मिनोलॉजी देखे, उसमें से एक है ये। जैसे आपने सोशलिज्म सुना होगा, लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, ये 3 चीज तो सुनाई है। इस तीनों में ये 3 अपने आप में क्या कहोगे, कीवर्ड है। तो लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, कोई बताओ? पॉलिटी में पढ़ा होगा आपने। ना सर, जो अपने आइडियाज पे काफी ज्यादा खुले हो, जो और लोगों के आइडिया को रिस्पेक्ट करता और स्वीकार करता। हम जब लिबरल शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट द आइडिया ऑफ अदर पीपल, ना केवल अपने विचार को मनवाना, फिर तो डिक्टेटरशिप हो गया। एक सामूहिकता का भाव होना ही लिबरलिज्म है। आप दूसरे का सम्मान करते हैं तो आप लिबरल या उदार माने जाते हैं। इनफैक्ट इन्होंने कहा, वी हैव और वी वांट नेचुरल राइट्स इन द मैटर्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इन्होंने लिखो, इन्होंने मानव का प्राकृतिक अधिकार को स्वीकार किया। ही wants natural rights of human or natural rights for human, such as rights to life, जीने की आजादी। आपके संविधान में भी तो है, आर्टिकल 21। दूसरा हमने क्या कहा? लिबर्टी, स्वतंत्रता। तीसरा हमने क्या कहा? संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। हालांकि हमारे भारत में इस समय है नहीं, मूल संविधान में था, 76 में हमने रिमूव कर दिया बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो संपत्ति का अधिकार भी ये मानते हैं लिबरल लोग जो होते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप पैरामाउंट कॉन्सेप्ट में देखो। जब हम कहते हैं कि गवर्नमेंट की बात होती है, तो गवर्नमेंट का नेचर कैसा होना चाहिए? लिबरल होना चाहिए। और जो लिबरल गवर्नमेंट होगा वो किस चीज पे फोकस करेगा? कि संपत्ति का अधिकार जनता के पास हो, मीन्स राइट टू प्रॉपर्टी इन हैंड टू सिटीजन्स। सो जिनकी जो योग्यता है, अपनी योग्यता के आधार पर चीजों को एक्चुअली मैं कंक्लूजन बता रहा हूं। जो लिबरल गवर्नमेंट होते हैं ना, वो मिक्स इकोनॉमी को एक्सेप्ट करते हैं कि जितनी आपकी शक्ति है उसके आधार पे आप अपना आर्थिक विकास कर लो। आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें थोड़े से कैपिटलिज्म को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है लिबरल गवर्नमेंट में। फिलहाल पॉलिटिकल साइंस की क्लास नहीं है, हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को देख रहे हैं। इनसे बाहर निकलिए। दूसरे नंबर पे है मॉन्टेस्क्यू। पूरा नाम है चार्ली लुई द मॉन्टेस्क्यू। अब लिखो, मॉन्टेस्क्यू लिखाया तो पसंद नहीं आया, तो पूरा लिखो। चार्ली, CHARLES, चार्लीज, डैश लुइस, LOUIS, लुइस, DE, मॉन्टेस्क्यू, MONTESQUIEU,
MONTES, फिर से बोलता हूं, MONTESQUIEN, नहीं अंत में N, MONTESQUIEN। अब क्या पढ़ोगे इसको? नहीं, ऐसा कैसे बोल दिया 3 बार 3? अब फाइनली सुनो, MONTESQUIEN। मैं वही बोल रहा हूं, आपको सुनने में गड़बड़ी हो रहा है। हाँ, मैंने पहली बार S बोल दिया था लास्ट में, हाँ ये मैं मानता हूं। N है लास्ट में, N फॉर नवीन, है ना? टाइमलाइन 1689, 1689 से 1755, 1755, born in 1689 and die in 1755। बुक, कौन सा बुक है इनका बहुत फेमस? है सर, लिखो, है सर। इनके बुक का नाम है स्पिरिट ऑफ लॉ, स्पिरिट ऑफ लॉ, SPIRIT, है ना? स्पिरिट ऑफ लॉ। इनका कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है? पॉलिटिकल साइंस वाले चैप्टर में क्या है बताइए? लिमिटेड गवर्नमेंट नहीं, आर्टिकल 50 बताओ। सेपरेशन ऑफ पावर। यस, सेपरेशन ऑफ पावर सच एज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। हमारे यहां तो सिर्फ लिखा है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव अंडर आर्टिकल 50। सबसे पहले शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है, लिखना है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, इन इंग्लिश थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? मोंटेस्क्यू, मोंटेस्क्यू, चार्ली लुइस डी मोंटेस्क्यू। बुक का नाम क्या लिखा? स्पिरिट ऑफ लॉ। फ्रेंच स्कॉलर है, ध्यान रखिएगा, फ्रेंच स्कॉलर। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना इसलिए रहने दो। नेक्स्ट लिखिए, वॉल्टेयर, नाम सुना है? नहीं, वॉल्टेयर 1694, 16 वॉल्टेयर का टाइमलाइन लिखिए, लिखा देता हूं, 1694 टू 1774। सर ये वोल्टेयर वोल्टेयर जिनसे राजा राममोहन राय प्रभावित थे। स्पेलिंग मेरे ख्याल से होना चाहिए WALTERE। देख लो, चेक करो एक बार, ठीक है। कहां के स्कॉलर हैं? ये भी फ्रेंच स्कॉलर है। फ्रेंच स्कॉलर। टाइमलाइन फिर से बोलो, 1694 टू 1774। वाल्ट से वाल्टेयर बना दो, वाल्ट लिखते हो ना, लेकिन वाल्ट में वी लिखते हैं,
यहां W है, वाल्ट, वोल्ट, वाल्ट, नट वोल्ट। हाँ, इनका एक थ्योरी जरूर लिखिएगा, टू सपोर्ट इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, बौद्धिक स्वतंत्रता के पक्षधर, टू सपोर्ट इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, बौद्धिक स्वतंत्रता के पक्षधर या समर्थक हैं। मूल रूप से ये स्कॉलर थे, कवि हैं, लेखक हैं। कॉमा देके एक दो टर्म और लिख लो, या फिर पॉइंट्स वाइज लिख लो। ही ऑल्सो सपोर्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किज्म। यह शब्द बहुत खतरनाक है, मीन्स यह संवैधानिक राजतंत्र के समर्थक हैं। संवैधानिक राजतंत्र, अच्छा संवैधानिक राजतंत्र का एक एग्जांपल आप दे सकते हैं क्या मॉडर्न एरा में, बताइए। मैं जिस टाइमलाइन में पढ़ा रहा हूं वहां की बात करो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया था फ्रांस में, जब न्यूटन कह रहा हूं, नेपोलियन नेशनल असेंबली से क्या बना था, हाँ पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, बाद में डिक्टेटर बन गया। तो जो संवैधानिक विकास का काल है वहां, लास्ट डेके ऑफ 18th सेंचुरी, लास्ट डेके ऑफ 18th सेंचुरी, नियर बाई 1791, इस समय जो कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया गया था फ्रांस में, वो कॉन्सेप्ट यही था। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी संविधान भी हो, राजा भी हो। आप आज के संदर्भ में ठीक कह रहे हैं, इंग्लैंड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्किज्म भी चलते आ रहे हैं। हाँ, हालांकि अब तो सिंबॉलिकल है केवल, अब बहुत ज्यादा उनका पावर है नहीं, फिर भी है तो है। अपर हाउस में सर अभी भी हुआ है रिजर्वेशन। एक और लिख लीजिए, कांट, जर्मन स्कॉलर है, कांट। ये भी फेमस है, जर्मन स्कॉलर है। टाइमलाइन लिखिए, टाइमलाइन क्या होगा, फ्रॉम 1724 टू 1804। फिलोसोफर थे मेनली, फिलोसोफर, दार्शनिक, पॉलिटिकल थिंकर्स तो हैं ही। इनके एक बुक काफी फेमस हुआ था, चाहे तो आप लिख लीजिए, मेटाफिजिकल एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस। मेटाफिजिकल एलिमेंट ऑफ जस्टिस, हिंदी में अगर इसको अनुवाद करें तो न्याय के तात्विक मूल तत्व। कितना बेकार लगता है न्याय के तात्विक मूल तत्व, कुछ सेंस निकल रहा है? नहीं, लिख लीजिए इंग्लिश में ही। क्या नाम बताया हमने? मेटाफिजिकल एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस। वैसे कई सारे बुक लिखा इन्होंने, एक बुक है इनका क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, कशिश है ना? हाँ, तो ये तो होना ही है, ये तो आम बात है। दूसरा है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, रीजन कारण, शुद्ध तर्क मीमांसा बोलते हैं हिंदी में इसको, शुद्ध तर्क मीमांसा।
तो ये भी एक स्कॉलर। इनके कई सारे थॉट्स हैं जिसमें एक पब्लिक वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जन कल्याण की बात ये करते हैं, सबकी बात करते हैं, कहते हैं कि जितने भी जनता है उन सबके वेलफेयर के लिए स्टेट को काम करना चाहिए। यानी अगर इनका एक अप्रोच पूछे तो क्या होगा, लिख लो, पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण। जैसे हमारे यहां कॉन्सेप्ट है, आप सभी जानते होंगे, वसुदेव कुटुंबकम, आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 में है ना कि हम विश्व कल्याण की बात करते हैं, इंटरनेशनल पीस। तो यही तो है, और क्या है, करते ही है। दलाई लामा को हमने कितने दिनों से रखा हुआ अपने यहां। बांग्लादेश की लेखिका थी, उनको भी रखा था, तस्लीमा नसरीन को कितने दिनों तक। पाकिस्तान के भी एक बागी राइटर को रखा था जिनका डेथ हुआ अभी अभी, क्या नाम था, तारिक फतेह, है ना। तो हम तो विश्व कल्याण की बात करते ही हैं, वसुदेव कुटुंबकम। अभी G20 में देखा आपने, क्या हमने मेहमान नवाजी किया है, सोने के थाली में खाना खिलाया। मैंने बताया था उस पर बहुत सारी बात है। भले हम कंगाल हो जाएं लेकिन मेहमान नवाजी में कमी नहीं आनी चाहिए। एक स्कॉलर का नाम तो कई बार हमने आज चर्चा किया था, फिर भी मन करे तो लिख लीजिए। एक और स्कॉलर जो मुझे ठीक लगते हैं वो हैं रूसो। रूस लिख के रूसो बना दो, लेकिन इंग्लिश बहुत खतरनाक है इनका। रूसो का स्पेलिंग बोलता हूं, सुन के लिख लीजिए, ROUSSEAU। हाँ, ROUSSEAU। अब सेंस मत ढूंढने लग जाना, गड़बड़ होगा फिर। रूसो 1712 में पैदा होते हैं, 1778 में जीसस के पास चले जाते हैं। जेनेवा में पैदा हुआ था, जेनेवा, और अंत में फ्रांस आ गए, पेरिस में रहने लगे और यहीं पे कई सारे बुक लिखा, जिसमें से एक बुक तो अभी अभी कुछ देर पहले बताया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लिख लीजिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनका एक बहुत फेमस बुक है, फिर से आ गया, याद हो जाएगा। दूसरा डिस्कोर्स, डिस्कोर्स भी इनका फेमस बुक है। डिस्कोर्स स्पेलिंग बोलूं क्या, कशिश, DISCOURSE, डिस्कोर्स। सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो सिंपल है। इमाइल, EMILE, इमाइल तीसरा बुक है इनका। हाँ, इनकी। और ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है और फ्यूचर में पूछा जा सकता है, ना पूछे तो भी आपको याद रखना है इनका स्टेटमेंट। लिखिए तो, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। मैन इज born free, man is born free and everywhere he is in chain, and everywhere he is in chain। हिंदी में लिखे, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, परंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। परंतु वह सर्वत्र यानी सभी जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। कितना बढ़िया स्टेटमेंट दिया। इट मीन्स ही फोकस ऑन ह्यूमन लिबर्टी। ये मानववाद के, मानव स्वतंत्रता के समर्थक हैं,
सबसे बड़े मानवता के समर्थक कौन है? रूसो। इनका भी पूरा नाम बहुत खतरनाक था, जीन जियां रूसो। हाँ रूसो ही काफी है, काफी फेमस स्कॉलर है। मानवतावाद पे बहुत बढ़िया इनका वर्क है। अब लिखेंगे लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा इसमें, इंपैक्ट। नेचर कंप्लीट हो गया, इंपैक्ट पे आ जाइए। प्रभाव क्या हुआ? इंपैक्ट ऑफ रेनेसा, सॉरी इनलाइटनमेंट, प्रबोधन का प्रभाव। ये देखो आज लिखा था ना हमने, हेडिंग बनाया था, तो ये इंपैक्ट, ये सब रेवोल्यूशन के टाइम आएंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, डिनाई द एब्सोल्यूटिज्म। एक टर्म है एब्सोल्यूटिज्म, अधिनायकवाद बोलते हैं ना, अधिनायकवाद, एब्सोल्यूटिज्म अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ संभालता हो अपने हाथ में। जैसे एक एग्जांपल दूंगा, आप सब समझ जाएंगे। लुई 14 से दैट आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं। इसका मतलब सब कुछ वही है, कोर्ट भी वही, पुलिस भी वही, राजा भी वही, विधायिका वही, कार्यपालिका वही, सब कुछ वही। ठीक है, आज एक एग्जांपल आप उत्तर कोरिया के किम जोन को ले सकते हो, वो भी ऐसा ही है, लेकिन लुई से कम है, लुई 14 से कम है। लुई 14, अच्छा सबके अलग अलग नेचर होगा। हम यहां अधिनायकवाद की बात कर रहे हैं, अधिनायकवाद, एब्सोल्यूटिज्म कहते हैं उसको, यानी सभी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में। इसको आप ज्यादातर डिक्टेटरशिप के रूप में जानते हैं जैसे, लेकिन इनके लिए लुई 14 के लिए डिक्टेटरशिप शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। डिक्टेटर किसको मानते हैं हम? हिटलर को। हिटलर जैसे लोगों के लिए डिक्टेटर शब्द का प्रयोग किया गया। और एक दो बताओ। नेपोलियन को भी कह सकते हैं, बट उतना बड़ा डिक्टेटर नहीं है जितना हिटलर। मुसोलिनी, अंत में स्टालिन भी हो गए, और प्रेजेंट टाइम में मोदी जी। मैंने कुछ कहा क्या? नहीं, कुछ नहीं कहा। कशिश क्या कहा हमने? ये क्या पढ़ रही हो? हे भगवान, हाँ इसीलिए दूसरे में भी नहीं आई, आज तीसरे क्लास में सीधे सीधे आई है। कब आई थी? अच्छा, कल क्या पढ़ाया था? वो तो कॉपी कर ली होगी किसी से। कहाँ बैठी थी ना? ऊपर वाला सब देख रहा है। आई थे? नहीं, आज गिराई है बोतल, कल कहाँ गिराई? ये तो टाइम मशीन में बैठी है क्या?
वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना था इनलाइटेनमेंट, जो पढ़ चुके हैं। रेनेसा पढ़ना था, पिछले क्लास में पढ़ लिए। अगले क्लास में वर्ल्ड वॉर पढ़ाऊंगा, पढ़ लेना। फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाऊंगा, पढ़ लेना। यही पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो आप क्या चाहती हैं, मैं आपके क्लास बगल में बैठी है सिमरन, उसका नाम लूं, और आपके आगे बैठा है अभय कपूर, उसका नाम लूं? अभय कंपनी, या उससे एक कदम और आगे बढ़ाऊं? दिव्य दृष्टि। देखिए, विश्व इतिहास एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली आप बचपन से नहीं पढ़ते हो, इसलिए आपको टफ लगता है, जबकि इतना भी टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। नए नए शब्द मिल जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा परेशान होते हो। 4 बार पढ़ो, ठीक हो जाएगा। मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, डिस्क्राइब अबाउट द रेनेसा, बस अब लिखो 150 शब्द में। अब क्या लिखोगे? जो पिछले 2 क्लास में पढ़ाया हूं उसमें से जो जो याद है लिख दो। 150 शब्द लिखने में क्या जाता है? फ्लोरेंस से स्टार्ट करो, टाइमलाइन बता दो, कुछ स्कॉलर का नाम बता दो, उसके कॉजेज बता दो और उसके इंपैक्ट बता दो, हो गया 150 शब्द खत्म। इनलाइटेनमेंट आ गया तो क्या लिखोगे? इनलाइटेनमेंट का टाइमलाइन, उसके स्कॉलर्स, उनके जो नेचर थे, और अब इंपैक्ट लिख रहे हो उसको लिख देना है, खत्म। 150 से 250 शब्द में आंसर लिखना है, कितना लिखोगे? हो गया, इनलाइटेनमेंट खत्म। वर्ल्ड वॉर आने वाले हैं, अभी तो टफेस्ट पोर्शन आया ही नहीं है। वर्ल्ड वॉर, यूनिफिकेशन भी आपको उलझा देगा। ये सब तो बहुत इजी है। आप लोग एक अच्छा मैप डाउनलोड कर लेना इस पे, वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप, अगले क्लास में इस्तेमाल करूंगा। अभी वाला है, अभी वाला है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसका प्रभाव क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एज रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट। हिंदी में बता दूं, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के आधार पर औद्योगिक विकास, औद्योगिकरण। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एज रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के आधार पर औद्योगिक क्रांति। अरे औद्योगिक क्रांति किसका रिजल्ट है? साइंटिफिक डेवलपमेंट। साइंटिफिक डेवलपमेंट किसका एग्जाम्पल है? प्रबोधन का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो, आर्थिक विकास भी लिख सकते हैं आप इसमें। इस समय एक बुक लिखा गया है अर्थव्यवस्था पे, बहुत फेमस है, इकोनॉमिक्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे, वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। इस बुक को पढ़ने के बाद यूरोप के लोगों के बुद्धि खुल गए। प्रबोधन के काल में यह बुक बहुत काम का है। मीन्स क्या होगा? ओपन माइंड अबाउट इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स, कैसे इकोनॉमी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो यह सब इकोनॉमिक्स में आप पढ़ना। फिलहाल मन करे तो लिख लो वेल्थ ऑफ नेशन। रिटन बाय एडम स्मिथ इन 1776। थीम क्या है? एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, आदमी स्मिथ। क्या है थीम इस बुक का? थीम ही तो काम का है। 1776 थीम विषय क्या है? यस, फ्री इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, मुक्त अर्थव्यवस्था। हिंदी में क्या बोलेंगे? मुक्त अर्थव्यवस्था।
हम लोग 1991 में एक्सेप्ट किए, ये देखो यूरोप में 1776 में आ चुका है। फ्री इकोनॉमी का मतलब होता है लेस बैरियर सच एज टोल टैक्स, इम्पोज एक्सपोर्ट टैक्सेस, फ्लेक्सिबिलिटी इन रेट। ओपन मार्केट के बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं, जैसे आपने टर्म सुना होगा ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, एक जो बैरियर्स रखते हैं अपने बॉर्डर पे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके उसको हटा देते हैं। 1991 में हमने फ्री इकोनॉमी एक्सेप्ट किया, जब एक कॉन्सेप्ट आया था एलपीजी। क्या होता है फुल फॉर्म? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कह रहा है ये। हम पढ़ क्या रहे हैं? ज्योग्राफी। हम क्या पढ़ रहे हैं? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। अंडर न्यू इकोनॉमी, नई आर्थिक नीति के तहत हमने 3 चीज लेके आया, शॉर्ट में एलपीजी ही कहते हैं। क्या करोगे? राव मनमोहन मॉडल, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन दोनों ने मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को कैसा बनाया? फ्री इकोनॉमी बनाया, जो अभी आपने एडम स्मिथ के किताब में देखा था, खुली अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था। एक दो और इंपैक्ट लिखिए, छुट्टी करते हैं क्लास से। प्रबोधन खत्म। आधुनिक विश्व का निर्माण, आधुनिक विश्व के निर्माण या का निर्माण लिख लीजिए, मीन्स डेवलप द सिनारियो ऑफ क्रिएटिंग अ मॉडर्न वर्ल्ड। आधुनिक विश्व के निर्माण की परिस्थिति बन रही है। मॉडर्न यूनिवर्सिटी, मॉडर्न वर्ल्ड। अरे मैं बहुत बातें कहता हूं, आप लोग सुन के 2-4 बातें लिख लिया करो। आधुनिक विश्व के निर्माण का काल है ये। मीन्स हमने इंग्लिश में कहा टू क्रिएट द सिनारियो ऑफ डेवलपिंग और टू मेक द मॉडर्न वर्ल्ड। कुछ नहीं लिखना था, एक शब्द लिखना था, आधुनिक विश्व, मॉडर्न वर्ल्ड, खत्म। आप कहां आ गए? मॉडर्न। हाँ, इंपैक्ट में ही लिख रहे हैं। और छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नहीं जानना। कुछ लिमिटेशंस भी थे। लिमिटेशंस मतलब सीमाएं। कुछ बैड इंपैक्ट भी तो हुआ इसका। क्या हुआ? जैसे स्प्रेडिंग द कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद का प्रसार। और क्या? उपनिवेशवाद अच्छा चीज है। स्प्रेडिंग द कॉलोनियलिज्म, कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म भी लिख लो। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? वाणिज्यवाद या पूंजीवाद। एक और शब्द है इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद, इंपेरियलिज्म। ये सब क्या है? लिमिटेशंस है। अलग से क्या पढ़ोगे इसमें? ये सब टेक्निकल टर्म्स है, मतलब समझ लो, अभी ही समझ लो। द टर्म colonialism means a teeny nation controlled by a strong nation, or a strong nation impose his goal or impose his interest on other nations. जैसे इंग्लैंड ने इंडिया के ऊपर अपना क्या किया?
अपने पावर थोप दिए, अपना कॉलोनी बना लिया। तो कॉलोनियलिज्म सिंपल है, उपनिवेशवाद कहते हैं इसको। इसका पर्पस क्या होता है? 3G बताया था, 3G, गॉड, गोल्ड, ग्लोरी। यही तो एक याद है, ऐसा कहता है, मेरा दिमाग में फिट हो गया। सारा इसी का खेल है। और एक टर्म कहा हमने, कौन सा? इंपेरियलिज्म, उपनिवेशवाद, सॉरी साम्राज्यवाद। इट मीन्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पायर सिस्टम। हाँ, एक देश दूसरे देश को अपना क्या मानता है? गुलाम बनाता है, उसको अपने देश का हिस्सा बना लेता है। उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, ऑल थिंग्स मैनिपुलेटेड बाय अ नेशन। इंपेरियलिज्म सबसे खतरनाक कंडीशन है। कॉलोनियलिज्म में तो केवल आपका आर्थिक दोहन होता है, इकोनॉमिकल क्या कहेंगे? एक्सप्लॉयटेशन। जबकि साम्राज्यवाद में कुछ भी नहीं रहता आपके पास। तो सबसे खतरनाक स्टेप क्या है? साम्राज्यवाद। हालांकि उससे पीछे एक और स्टेप है। सबसे पहले आता है वाणिज्यवाद, कॉमर्शियलाइजेशन, देन इंपेरियलिज्म, देन नो कॉलोनियलिज्म, देन इंपेरियलिज्म। हाँ, ये तीनों स्टेप्स है। और ये तीनों क्यों आया? दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये सभी औद्योगिक क्रांति के प्रभाव है, बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या था? सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस प्रोडक्शन सच एज द प्रोडक्शन सरप्लस फ्रॉम यूजेज। आवश्यकता से अधिक बना लिया, प्रयोग से ज्यादा, उपयोग से ज्यादा बना लिया। तो क्या करोगे? सेल करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। तो एक्सपोर्ट करके आप क्या करोगे? अपने सामान को बेचोगे, तो बाजार बनाओगे, ट्रेस करोगे, डिस्कवरी द न्यू मार्केट सच एज अनडेवलपिंग कंट्री। कहां पहुंच जाओगे? जो विकसित देश नहीं है। और फाइनली क्या होगा? आप उनके धीरे धीरे गुलाम बन जाएंगे। तो ये सब बाई प्रोडक्ट माना जाता है, किसका? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ होता तो शायद हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं बनते। अब अंग्रेजों के गुलाम हम क्यों बन पाए? क्योंकि वो सामान बेचने ही तो आए थे, खरीदने ही तो आए थे हमसे। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, रॉ मटेरियल, इंडिगो, कॉटन, स्पाइसेस तो है ही, चारकोल, चाय। ओके, आया था मसाला लेने, लेकिन क्या मसाला लेके गया? चूना लगा गया आपको। ये जो प्रबोधन का कॉन्सेप्ट आपने जो बहुत सारा देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ इनलाइटेनमेंट, समटाइम्स इट इज लुक लाइक अ यूटोपियनिज्म, यूटोपिया। ये कई बार हमें लगता है कि बस यूं ही कागजों में है। ऐसा हुआ क्या? मानव को मानवता मिला क्या? इक्वलिटी आए क्या? लिबर्टी मिले आपको? अभी भी डंडे लेके पापा खड़े होते हैं घर में, नहीं? रोड पे अधिकार की बात करके देखो। सो इट इज लिमिटेशंस। यूटोपिया क्या है? इसका एक लिमिटेशंस में लोग डिफाइन कर दिया। लिबरलिज्म से एक कदम और आगे चला जाएगा, न्यू लिबरलिज्म हो जाएगा। न्यू लिबरलिज्म में ज्यादातर कोशिश किया जाता है कि सरकार से हट के रहे। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ोगे? सबसे पहले हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ लेंगे, औद्योगिक क्रांति, क्योंकि इसके बिना फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह पढ़ना, वर्ल्ड वॉर पढ़ना भी थोड़ा सा टफ है। औद्योगिक क्रांति अगले क्लास का टॉपिक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। चलिए।
लिमिटेड। डिलीवरी के लिए बी को कोयला टाइम टू टाइम कोयला डिलीवर करेगा। ठीक है, प्लेस उन्होंने डिसाइड किया था, प्लेस की बात यहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर कंपनी इतना कोयला डिलीवर किया जाएगा जितना भी तो 48 हुआ है। अब आगे हम कोयला मुझे 2000 टन कोयला डिलीवर नहीं किया, तो मुझे इतना request notice or application cannot be